Hello everyone. Today we will continue the rest of the chapter Ruling the Countryside. Today's topic is Britain turns to India. यानी कि ब्रिटेन जो है भारत में ब्रिटेन की जो दिलचस्पी यानी कि उसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा था, वो क्या कारण था कि ब्रिटेन का इंटरेस्ट जो था भारत की तरफ ज़्यादा हो रहा था। यूरोप में जो नील की बढ़ती मांग थी उसको देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत के लिए यानी कि इंडिया में नील की खेती को बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। यानी कि वो अपना जो ऐसे वेज जो रास्ते थे उसको एक्सपेंड करने के लिए द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन, उसको नील की खेती को बढ़ाने के लिए उसके लिए रास्ते ढूंढने लगी। फ्रॉम द लास्ट decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market in 1788. Only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. By 1810, the proportion had gone up to 95%. यानी कि इसमें ये था कि 18th सेंचुरी के लास्ट जो दशक था उसमें ये था कि बंगाल में जो नील की खेती ज़्यादा रैपिडली तेज़ी से फैलने लगी थी और बंगाल में जो पैदा होने वाली जो नील की दुनिया के बाज़ारों पर छा गया था। बंगाल में नील की खेती बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बंगाल जो था वो नील की खेती के लिए बहुत ज़्यादा बाज़ारों में इसकी बहुत ज़्यादा छाप छोड़ रहा था। और 1788 में ब्रिटेन के द्वारा जो नील के आयात किए गए थे वो भारतीय नील का हिस्सा उसमें कितना रह गया था कि लगभग 30% था। और 1810 में ब्रिटेन द्वारा जो आयात किया गया वहाँ पे नील में भारतीय नील का जो हिस्सा था उसमें 95% हो चुका था। यानी कि इंडिया की तरफ से जो उसकी परसेंटेज थी नील का जो वहाँ पे निर्यात हो रहा था वो 90% हो चुका था। और जैसे जैसे क्या हुआ कि एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, जैसे जैसे नील का व्यापार फैलता गया, कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनके लिए और जो उनके एजेंट थे नील के उत्पादन में, वो क्या करने लगे उसमें अपनी जो पैसा जो था वो इसमें इन्वेस्ट करने लगे इंडिगो की कल्टीवेशन में। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसके साथ कंपनी के जो और भी ऑफिसर्स थे वो नील के लिए क्या करने लगे कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी क्या कर रहे जॉब्स को वो क्या कर रहे थे बिल्कुल छोड़ते जा रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि नील की कल्टीवेशन से नील से उनको ज़्यादा मुनाफा होगा। और ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद से उन्होंने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के जो ज़्यादातर जो लोग थे वो क्या हुए इंडिया आए और उन्होंने नील के जितने भी वहाँ पे नील के लिए कल्टीवेशन के लिए उन्होंने अपने बाग लगा लिए। जिनके पास नील की जो कल्टीवेशन थी, जो पैदावार थी, उसके लिए पैसा नहीं था, उन्होंने क्या किया कि कंपनी की ओर से नए नए जो बैंक के द्वारा कर्जे दिए जा रहे थे उन्होंने वो कर्जे लेने शुरू कर लिए और वो उन कर्जों के लिए तैयार हो गए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये दिया हुआ है द स्लेव रिवोल्ट इन सेंट डोमिनिक अगस्त 1791, पेंटिंग बाय जनवरी स्कोल्डोल्स्की। यानी कि सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत उनके द्वारा बगावत कर दी गई अगस्त 1791 में। जनवरी और स्कोल्डिन का चित्र इसमें ये इस पिक्चर में ये हमें शो हो रहा है कि 18th सेंचुरी में जो फ्रांसीसी बागान के जो मालिक थे उन्होंने कैरिबियाई द्वीप जो था उसमें कैरिबियन आइलैंड जो था उसमें नील और चीनी का उत्पादन शुरू कर दिया, यानी कि उसमें कल्टीवेशन करनी शुरू कर दी। और इन बागों में काम करने वाले जितने भी अफ्रीकी गुलाम थे उन्होंने 1791 में वो क्या हुए बगावत पर उतर आए और उन्होंने अपने बागों को क्या कर दिया जला दिया और अपने उनके जो मालिक थे उनको क्या कर दिया मार दिया। और 1792 में फ्रांस ने क्या किया कि अपने जितने भी उपनिवेशों में यानी कि दीज इवेंट्स लैंड टू कोलैप्स द इंडिगो प्लांटेशन ऑन द कैरिबियन आइलैंड।
और ये सारी जो घटनाएं थी उसमें उसकी वजह से कैरिबियन जो द्वीप थे, यानी कि जो आइलैंड थे, कैरिबियन आइलैंड थे, उसमें नील की खेती क्या हो गई, बिल्कुल बंद हो गई, ठप हो गई। इससे क्या हुआ कि नील की खेती कैसे होती थी, इससे हमें बताया गया कि हाउ वॉज द इंडिगो कल्टिवेटेड, नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती के इसमें दो तरीके बताए गए थे कि खेती को कैसे किया जाए। एक तो क्या था, निज, और दूसरा रेयरटी। और निज खेती की जो इसकी जो सिस्टम था, उसमें बागों के जो मालिक थे वो खुद अपनी ज़मीन में, अपनी लैंड पर क्या करते थे, नील का उत्पादन यानी कि कल्टीवेशन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या फिर दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन किराए पर लेकर उनको और उसमें मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। और निज खेती की समस्याएं, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, जो निज खेती थी, द प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन, जो इसमें कल्टीवेशन, निज कल्टीवेशन, इसमें जो प्रॉब्लम्स आई वो ये थी कि जो बागों के मालिक थे, उनको इस खेती का क्षेत्रफल, जो भी रीजन था, उसका एरिया जो था, जो क्षेत्रफल था, उसको यानी कि एक्सपेंड करने में बड़ी मुश्किल आ रही थी, उसको आगे फैलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी। और नील की खेती की केवल जो उपजाऊ, इसमें किस में होती थी, सिर्फ उपजाऊ डेंसली उपजाऊ ज़मीन पर की जा सकती थी। और ऐसी ज़मीनों पर ज़्यादातर क्या सी थी, पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था जहाँ पे ये नील की खेती करना चाह रहे थे। और वहाँ पर जो थे, जो छोटे छोटे खेत थे, उनके क्या होता था कि ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण जो वहाँ पे जो जगह थी वो बहुत खाली जगह जो थी वो बहुत कम थी। और वो वहाँ पे उनको क्या हुआ, छोटे छोटे खेत ही उनको मिले वहाँ पे। और नील की खेती, और प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया, और जो नील की खेती करना चाहते थे उन्हें बहुत बड़ी बड़ी जगह ज़मीन चाहिए होती थी। उस नील की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत थी। और इस तरह की जो जगह थी, ज़मीन वगैरह थी, उन्हें कहाँ से मिल सकती थी, वो सिर्फ उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द, यानी कि जहाँ पे वो नील की फैक्ट्री लगी हुई थी उसके पास ही ज़मीन लेने का कोशिश की। और वहाँ के किसानों को, जहाँ पे वहाँ के जो लोग थे, वहाँ पे जो खेती बाड़ी करते थे, उनको क्या किया, वहाँ से हटा दिया। इससे आपसी उन दोनों में लोगों में क्या हो गया, तनाव, यानी कि टेंशन सी हो गई और कन्फ्लिक्ट्स हो गए, आपसी तनाव आ गया, टकराव होने लग गए। और नोर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज, और मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी क्या था कि इतना लेबर का इंतज़ाम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था उनके लिए, इतना आसान नहीं था कि वो आसानी से मज़दूरों को ले लें। बड़े बागों के लिए बहुत सारे मज़दूर, इसमें क्या होता है कि जितनी ज़्यादा ज़मीन होती थी उस नील की खेती के लिए उतने ही ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत होती थी उसको ऑपरेट करने के लिए। और एंड लेबर वॉज नीडेड प्राइजेसली एट द टाइम व्हेन पीजेंट वाज यूजली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन, और मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी टाइम पर ही होती थी जब किसान यानी कि चावलों की खेती में व्यस्त रहते थे, यानी कि बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। अब इधर देखिए, इसमें दिया हुआ है स्लेव। स्लेव का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति, गुलाम जिसको बोलते हो आप, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी दास का, स्वामी की संपत्ति, यानी कि किसी मालिक की क्या होती है, वो संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती। जो स्लेव होता है उसको किसी भी तरह का कोई फ्रीडम नहीं मिला होता। उसे क्या होता है, अपने जो उसका मालिक जो है, जो उसका मास्टर है, उसके अंडर ही रहकर सारे काम करने होते हैं। और इस लिए बड़े ज़्यादातर निज खेती के लिए क्या होता था, बहुत सारे बैलों की भी ज़रूरत पड़ती थी। इसमें ये हुआ कि आगे फिर नील की खेती के लिए एक बीघा नील, यानी कि खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इतनी ज़मीन के लिए, 1 बीघा ज़मीन के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब ये था कि अगर किसी भी बागों के मालिक के पास अगर 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों का, हल किसको पता होगा आपको कि हल की जो इसके आगे बैल लगे होते हैं, पीछे किसान जिसमें खेती, जिसके थ्रू खेती करते हैं, हलों की
ज़रूरत पड़नी थी, और हलों को उनको ख़रीदना, उसका रख रखाव करना, ये सबसे ज़्यादा मेन क्या थी इसमें प्रॉब्लम थी। भी उनकी रख रखाव, उनको कैसे रखा जाए, उनकी देखभाल कैसे की जाए, मेन रीज़न ये था, मेन उनके लिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। और किसानों से भी क्या था, भी वो किसान भी जो थे वो अपने हल देने के लिए राज़ी नहीं थे। उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की क्योंकि वो जहाँ पर खुद अपनी खेती करते थे वहाँ पर भी उनको अपने इसकी हलों की ज़रूरत होती थी, इसलिए वो कंपनी जो उन लोगों को वो देना नहीं चाहते थे। और जिस समय नील के उत्पादकों की यानी कि नील की कल्टीवेशन की ज़रूरत होती थी, उस समय किसानों के हल बैल भी किसमें यानी कि राइस की कल्टीवेशन में उसमें जो थे उन खेतों में वो बिज़ी रहते थे। और क्योंकि वहाँ पर किसानों को भी अपनी खेती के लिए इन हलों की ज़रूरत होती थी। बीघा, इसमें यह है ना, जैसे बीघा, कितने बीघा ज़मीन, बीघा का मतलब होता है एक यूनिट ऑफ मेज़रमेंट ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन का एक माप जिसका मेज़रमेंट की गई होती है, कि ज़मीन की जगह की मेज़रमेंट, लैंड की मेज़रमेंट उसको बोलते हैं। और बिफोर ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश शासन से पहले क्या था कि इसका जो ये पहले बीघा का एक आकार जो था वो अलग अलग होता था, बिल्कुल वेरिएड होता था। और बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका जो एरिया जो था वो 1/3 एकड़ तय कर दिया था। उन्होंने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि इसका जो है 1/3 एकड़ जो एरिया जो है वो करीब 1/3 एकड़ ही होगा, इसको परमानेंट स्टैंडर्डाइज कर दिया उन्होंने। और इंडिगो ऑन द, फिर उसके बाद है टिल द लेट 19th सेंचुरी प्लांटर्स वर देयर फॉर रिकल्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर। उसमें 19वीं शताब्दी का जब एंड था तो उसमें बागों के जो मालिक थे वो निज खेती का जो उनका एरिया था उसको एक्सपेंड करने में उनको क्या हो रहा था, वो रिलक्टेंट यानी कि वो उनको हिचकिचा रहे थे। और इस सिस्टम को लेस दैन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम। और इस सिस्टम के तहत क्या हुआ कि नील की जो कल्टीवेशन थी, जो पैदावार थी, उसमें क्या हुआ कि प्रोड्यूसिंग जो थी, पैदावार मतलब प्रोड्यूसिंग जो थी, नील की जो प्रोड्यूसिंग थी वो सिर्फ 25% से भी कम ज़मीन आती थी। और बाकी की जितनी भी लैंड थी वो किस में आती थी, रेती सिस्टम के अंडर, यानी कि रेती सिस्टम के अंडर, यानी कि उस व्यवस्था के अंदर आती थी। और आगे है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रिवर्स। यह रेती जो सिस्टम था उसके अंडर ये था कि बागों के जो मालिक होते थे वो रेतों के साथ एक जैसे बोलते हैं सट्टा एग्रीमेंट करते थे कि कई बार वो गांव के मुख्य जो मेन हेडमैन होते हैं गांव के, उनको भी रेतों की तरफ से क्या किया गया, कॉन्ट्रैक्ट लिया गया कि उसके बिहार पे वो उसको उस समझौते को, उस एग्रीमेंट को करने के लिए क्या होंगे, बाध्य होंगे। यानी कि उसको प्रेशराइज किया जाता था, उनको हेडमैन को प्रेशराइज किया जाता था उस गांव के, कि वो इस तरह के समझौते करने के लिए वो क्या है, बाध्य है। और जो अनुबंध जो साइन किए जाते, जो कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो साइन कर देते थे, तो उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर यानी कि कम इंटरेस्ट पर क्या करते थे, बागों के मालिक से कर्जा मिल जाता था। और कर्जा लेने के लिए रेवत को अपनी कम से कम 25% जो थी वो एरिया जो था उनको अपना क्या करना पड़ता था, ज़मीन जो है उस पर खेती करनी होती थी। कितने परसेंट, सिर्फ कम से कम 25% जो था कर्जा लेने वाले को रैत के अपनी ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। और बागों के जो मालिक थे वो बीज और उसके द्वारा जो सीड और एंड द ड्रिल जो उपकरण थे उसको मुहैया कराते थे, यानी कि उसको प्रोवाइड करते थे कि जब मिट्टी को तैयार करना, जैसे कि द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल वाइल द कल्टिवेशन प्रिपेयर द सॉइल सोड द सीड एंड द लुकड आफ्टर द क्रॉप। यानी कि बीज को बोने का, फसल की देखभाल करने का, ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो जिम्मा था वो किसका था,
प्लांटर्स का, यानी कि जो पौधा उगाते थे वहाँ पे। और इसके साथ साथ और जब ये क्या होता था कि इसमें जब कटाई की जाती थी तो इसमें और ये देखिए जो वर्कर्स हार्वेस्टिंग थी इंडिगो की इन द अर्ली 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी की जब स्टार्टिंग था, शुरुआत में बंगाल के जितने भी लेबरर थे वो नील की खेती करते हुए, इसमें पिक्चर में ये दिखाया गया है कि बंगाल के जितनी भी लेबर थी वो क्या कर रही है, नील की खेती कर रही है। और इंडिया में नील के पौधे की कटाई जो थी उसको काटा जाता था, वो ज़्यादातर कौन करते थे, जेंट्स ही करते थे, मेंस के द्वारा किया जाता था। और साथ के साथ पिक्चर 9 में ये देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें खेतों से जो फैक्ट्री में लाए जा रहे हैं नील के पौधे, उनके फैक्ट्री से जो खेतों में लाए जाते हैं, ये सारे इस पिक्चर में दिखाए गए कि कौन से पौधे हैं, ये नील के पौधे इस पिक्चर में दिखाए गए हैं कि ये जो है वो वहाँ से फैक्ट्री में से खेतों में लाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस्ड, यानी कि इंडिगो का उत्पादन, नील का उत्पादन कैसे होता है। और इस पिक्चर में ये देखिए ये दिखाया गया है कि नील का उत्पादन यानी कि प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। नील की खेती इसमें ये है कि इसके आसपास का जो एरिया होता है वो खेतों का स्थित, उसमें एक कारखाना, और इस पिक्चर में ये दिखाया गया एक कारखाना दिखाया गया है और विलियम सिम्पसन का पिक्चर इसमें दिखाया है। ये पिक्चर जो है वो 1863 का है। ये नील गांव जो है वो आमतौर पर बागों के मालिक को फैक्ट्रियों के आसपास ही रहते थे, वहीं पे ही होते थे। और जब उनको कट कर लिया जाता था तो उसके बाद नील के पौधों को क्या किया जाता था, कारखाने में एक ऐसी जगह थी, वहाँ वर्ष जिसको बोला जाता है, वैट्स कहा जाता है, वहाँ पर क्या कर दिया, वहाँ पे पहुँचा दिया जाता था। और रंग बनाने, उसमें से रंग बनाने के लिए 3 या 4 क्या किए जाते थे, वैट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई। वहाँ पे 4 जो वैट्स थे, यानी कि कुंड जिसको बोलते हो आप, उनकी ज़रूरत 4 वैट्स की ज़रूरत पड़ती थी। और प्रत्येक वैट्स का क्या होता था, अलग अलग काम होता था। और नील के पौधों से जो पत्तियों को अलग किया जाता था, जब तोड़ा जाता था तो पहले एक उसमें वैट्स में उसको क्या किया जाता था, पानी डाल के उसको उसमें गर्म किया जाता था और कई घंटों तक, कई आवर्स तक उसको क्या किया जाता था, उसमें डुबो कर रखा जाता था। और इस वैट्स को क्या कहा जाता, स्टीपर कुंड भी कहा जाता था। और जब पौधे क्या हो जाते, बिल्कुल भीग जाते, बिल्कुल हो जाते थे, नरम हो जाते थे, तो उनका क्या कहा, उसमें से जो द्रव यानी कि उसके अंदर से जो चीज़ निकलती थी उससे क्या होता था, उससे बुलबुले उठने शुरू हो जाते थे। और उसकी जो पत्तियां, जो सड़ी हुई पत्तियों से क्या किया जाता था, उसमें से फिर उस गर्म पानी में से उस सड़ी हुई पत्तियों को क्या कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। और उसका जो लिक्विड बना हुआ था उसको एक दूसरे उसमें यानी कि दूसरे वैट्स में उसको छान दिया जाता था। और दूसरा वैट्स जो था वो ठीक पहले वैट्स के नीचे होता था। और दूसरे वैट्स को यानी कि बीटर वॉट में इस जो लिक्विड को क्या किया जाता था, लगातार उसको स्टिर किया जाता था, हिलाया जाता था। और जो पैंडल थे उनको उनके साथ घुमाया जाता था, उसको बीच में से हिलाया, पूरी तरह से हिलाया जाता ताकि वो नीचे लगे ना बर्तन के साथ कुंड में। और ये जब जो लिक्विड था वो हरा और उसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये नीला होता जाता था। तो उस वैट्स में क्या किया था, चूने का पानी इसमें फिर मिक्स किया जाता था। और धीरे धीरे जो नील था, इंडिगो जो था, वो पपड़ियाँ उसकी क्या हो जाती थी, नीचे उसमें कुंड में वैट्स में वो क्या हो जाती थी, उसमें जम जाती थी। और ऊपर क्या जाता है, जो द्रव ऊपर का जो लिक्विड निकल कर आता था उसको छान कर क्या कर लिया जाता था, अलग कर लिया जाता था। और जो नीचे जम जाता था उसमें तो उसकी क्या किया जाता था, उसको अलग से निकाल के उसमें निथार कर दूसरे यानी कि थर्ड वैट में उसको फिर डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे अच्छी तरह से निचोड़ कर बेचने के लिए क्या कर दिया जाता था, सुखा दिया जाता था। और इसमें पिक्चर में देखिए 13 पिक्चर जो दिया हुआ है, इसमें बेचने के लिए जब नील तैयार हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, इस
प्रोडक्शन में क्या था कि जिसकी लास्ट सिस्टम ये होती है कि इसकी अवस्था ये होती है कि इसको दबा कर क्या किया जाता था, सांचों में डाल दिया जाता था। यानी कि स्टैम्पिंग एंड कटिंग द इंडिगो पल्प दैट हैज़ बीन प्रेस्ड एंड मोल्डेड, उसको अच्छी तरह से दबा सांचों में दबा दिया जाता था। और नील की जो पल्प होता था उसको काट कर मजदूर उनको उसमें क्या कर देते थे, स्टैंप लगा रहे हैं उसमें। ये पिक्चर में ये चीज़ दिखाई गई है कि कैसे उनको सांचों में डाला जाता है, कैसे उसको उसमें दबाया जाता है, फिर उसके ऊपर क्या किया जाता है, स्टैंप लगाई जाती है। और जिसका जो पिछला हिस्सा होता है, बैक साइड जो होती है उसको, उसमें एक मजदूर जो है उसमें पिक्चर में देखिए, इसमें दिखाया गया है कि एक मजदूर क्या करता है, इन पीसीस को, इन टुकड़ों को सुखाने के लिए क्या कर रहा है, उठाकर लेकर जा रहा है। नेक्स्ट देखिए आगे है कि फिर क्या हो जाता है उसमें, व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द, और ये काम ऐसे स्टार्ट होता जाता है। तो जो किसान पहले ही इन कर्ज़ों में, यानी कि इसमें ये दिया गया है कि जो किसान पहले ही इन कर्ज़ों में बहुत ज़्यादा कर्ज यानी कि ट्रैक्टर थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गई कि ये सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा कठोर है, बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। तो उन्हें जो नील की जो प्राइस मिलती थी बेचने पर, जो कीमत मिलती थी वो क्या थी, बहुत कम थी, क्योंकि इसके लिए लेबर वर्क जो था वो बहुत ही ज़्यादा था। और ये इसका रीज़न ये इसमें ये हुआ कि कर्ज़ों जो वो यानी कि बैंक से जो लोन लेते थे, जहाँ से वो लोन लेते थे वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था, वो वैसे का वैसा ही रह जाता था। और इसमें और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। बागों के जो मालिक थे वो ये चाहते थे कि किसान जो हैं वो अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की ही खेती करें, यानी कि इंडिगो की ही प्रोडक्शन करें। लेकिन जो इंडिगो की प्रोडक्शन थी, जो नील के साथ ये उनको बहुत ज़्यादा क्या थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी। और उनके साथ जो उनकी जो क्या थी, रॉयट्स थी, जो जड़ें थी वो बहुत ज़्यादा ही क्या रही थी कि बहुत ही ज़्यादा गहरी होती थी। और वो मिट्टी की सारी ताकत को वो क्या करती थी, इंडिगो का जो पौधा था वो ज़मीन को मिट्टी के अंदर से उसकी जो जड़ें थी ना वो बहुत ज़्यादा गहरी होती थी, और मिट्टी की सारी सॉइल की यानी कि सॉइल की जितनी वो पावर होती थी उसको क्या कर लेता था, बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ खींचता था। और जब इसकी इंडिगो की पौधों की कटाई कर ली जाती थी तो उसके बाद वहाँ पे यानी कि राइस की कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल होता, वहाँ पे राइस उगता ही नहीं था, उसकी उपज क्या वहाँ पे धान की खेती कोई कर ही नहीं सकता था। फिर आगे देखिए द ब्लू रिबिलियन एंड आफ्टर। ये बेटा जी इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप यहाँ तक इसको कीजिए, इसको अच्छी तरह से चैप्टर को सुनिए और इसको आप खुद भी रिवाइज़ कीजिए।